नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, चंगा होंगे, मस्त होंगे। अभी तक मैंने आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा दी है जो एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भारत देश का ऐसा कोई एग्ज़ाम अभी तक नहीं छूटा है जिसमें हमारा प्यारा फंडामेंटल राइट्स, जिसको ही हम मौलिक अधिकार कहते हैं, ये ना आया हो। तो मौलिक अधिकार के बारे में अगर हम देखें तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं दोस्तों? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ये हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सौरभ भैया, इसकी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि आपको फंडामेंटल राइट्स चाहिए, वो भी भारत जैसे बड़े देश में? देखिए क्या ज़रूरत आ पड़ी कि जब देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था, उसके पहले हमारे देश में कास्टिज्म, रेसिज्म, ये सब चीज़ें चरम पे थी, पीक पे थी अपने। तो फिर क्या होता है भाई कि उस समय जो हमारे देश के कुछ अच्छे एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट लोग थे, वो लोग समझ गए थे कि भाई अब लफड़ा होने वाला है ना। मतलब अब आपको, अगर क्या करते हैं कि देश आज़ाद भी हो गया, और अगर आपके पास लोगों को खुद के राइट्स नहीं पता कि उनको क्या क्या राइट्स हैं उनके पास, तो देश का आज़ाद होना भी कोई मतलब का नहीं है। तो दैट्स वाई आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हमारे भारत देश ने फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए भारत देश के नागरिकों को। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हैं हमारे बी आर अम्बेडकर जी। बी आर अम्बेडकर जी से आप अगर कुछ रिलेट करना चाहें तो क्या करना चाहेंगे? इनको ही हम क्या कहते हैं? इनका पहले तो हम अगर देखें जन्म, तो कब आता है दोस्तों? अभी हमने हाल फिलहाल में अंबेडकर जयंती मनाई थी 14 अप्रैल के दिन। 14 अप्रैल के दिन हमने अंबेडकर जयंती मनाई थी। ये भारत देश के प्रथम लॉ मिनिस्टर कहलाए जाते हैं, और इन्होंने ही सारे, मतलब जो कानूनों का निर्माण होता है भारत देश में, इन्होंने ही किया था। ये था हमारा बेसिक्स। अब ये पढ़िए, ओनली फ्यू सक्सीड बिकॉज ओनली फ्यू चूज टू सफर। काफ़ी सारे लोग 1-2 मिनट वीडियो देखेंगे फिर आगे स्किप कर देंगे, तो ऐसा मत करिए, पूरा देखिए, मज़ा आ जाएगा। अब हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स का कुछ बेसिक। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका जिक्र है हमारे किसमें? संविधान में। और हमने इसको कहाँ से लिया है दोस्तों? हमने इसको लिया है यूएसए। यूएसए क्या? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स को लिया है, और ये हमारे पार्ट 3 में इसका जिक्र है। अगला क्या होता है दोस्तों? इसको ही हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। किसको? पार्ट 3। पार्ट 3 को ही हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया। मैग्ना कार्टा क्या है भाई? मैग्ना कार्टा क्या है कि जो 1215 के समय की बात है, 1215, जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, है ना, यहाँ के लोग पहले ही दिमाग, समय से पहले ये लोग समझदार हो गए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 1215 के समय ब्रिटेन में फंडामेंटल राइट्स ला दिए गए थे। उसके जो फंडामेंटल राइट्स की जो समरी थी, उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो इसीलिए हमारे भारत देश में पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं, है ना। अगला आता है, ये क्या होते हैं? जस्टिसिएबल होते हैं, इनके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। एक होता है डीपीएसपी और एक होता है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये दोनों नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, इनके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, है ना। अगला क्या आता है? 1931 के कराची सेशन में किसकी डिमांड उठी थी? फंडामेंटल राइट्स की डिमांड उठी थी। 1931 का कराची सेशन किसने प्रिसाइड किया था दोस्तों? हमारे प्यारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 1931 का कराची सेशन क्या किया था? प्रिसाइड किया था। ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट सरदार वल्लभ भाई पटेल की उसमें अध्यक्षता में आगे बढ़ाई गई थी। अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इनको ही हम कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, या फिर लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष। इनको ही हम एक बहुत अच्छी उपाधि देके रखे हैं, किस चीज की? मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। चलिए, ब्रिक्स मैन ऑफ इंडिया, ये एक जर्मनी के बहुत बड़े डिप्लोमेट थे, उन्होंने जर्मनी को यूनाइट करने में मदद की थी। इसी तरह किसने हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी भारत देश को यूनाइट करने में पूरी मदद की थी। किसको? हैदराबाद और ये जितना भी आपका बाकी के स्टेट थे, उन सबको यूनाइट किया था ऑपरेशन पोलो चलवा के। चलिए, तो अब हम आगे देखते हैं, ये क्या है? फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट। अब हम कुछ बेसिक्स अगर देख ही रहे हैं तो पूरा देख लेते हैं। अब पहले हम ये देखते हैं कि वो फंडामेंटल राइट्स जो सिर्फ हम इंडियंस, भारतीय लोगों को प्रोवाइडेड है। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30।
ये आर्टिकल्स सिर्फ भारतीयों के लिए सीमित हैं, रिजर्व्ड हैं, और इसका कोई वो नहीं ले सकता बेनिफिट। और आर्टिकल 20 और 21 कभी भी क्या नहीं होंगे दोस्तों, वो सस्पेंड नहीं होंगे इमरजेंसी के दौरान, ये आपको पढ़ना है। और आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है जब प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं देश में, अंडर आर्टिकल 358 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अगला आता है क्या। हाँ, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि जब मार्शल लॉ चल रहा होगा देश में, क्या मार्शल लॉ किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 34 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मार्शल लॉ चल रहा है तो हमारा क्या फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली ड्यूरिंग द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर एक्सटर्नल एग्रेशन के उस पर क्या हो रहा है, लगाई जा रही है इमरजेंसी, तो क्या आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था। और क्या होता है कि कांट बी अल्टर्ड और चेंज। एक हमारे भारत देश में एक बहुत प्यारा अनुच्छेद है, आर्टिकल 368। 368 क्या कहता है कि अगर आपको अमेंडमेंट करना है ना, किसी भी उसमें, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको आर्टिकल 368 को अमेंड करना पड़ेगा। अब देखिए ये है हमारा प्यारा भारत देश। अभी मैं आपसे बता रहा था कि ऐसी क्या जरूरत आप पड़ी कि हमको फंडामेंटल राइट्स चाहिए। देखो यार, आर्टिकल्स तो आप किसी भी किताब में पढ़ लोगे, पढ़ लेना बड़ी बात नहीं है, समझना बड़ी बात है कि हमको इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी थी। ये प्यारा सा यहाँ पे राज्य है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे मान लीजिए है त्रिपुरा, यहाँ पे है मेघालय, और यहाँ पे है नागालैंड, मान लिए। यहाँ पे है प्यारा सा दिल्ली। दिल्ली के जो लड़के हैं, साउथ दिल्ली के, वेस्ट दिल्ली के, इनको लगता है कि हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं, हमसे सब बोलना आता है ना, हम लोग मतलब बहुत ओपन माइंडेड हैं। कभी आप यहाँ के लड़कों से मिलोगे मस्त खुश रहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ के जो लोग रहते हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन शांत रहते हैं। तो यार ये क्या दिल्ली में जो रह रहा है तो इसको कोई प्रिविलेज मिला है क्या? नहीं भाई, तुम भी भारत देश के नागरिक हो, ये गुजरात वाला भी देश का नागरिक है, ये केरला वाला भी देश का नागरिक है, और कश्मीर वाला भी देश का नागरिक है। नागरिक तो सब हैं, है ना। तो हम ऐसा क्यों करें कि यहाँ का आदमी यहाँ के आदमी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। हाँ, यहाँ का आदमी यहाँ के आदमी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। इंडिया एक देश है ना। इससे आपको एक बात याद आती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था इसके लिए कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है ना। यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, और हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी हमारी बहती हुई अस्थियों में कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। तो ये है हमारा प्यारा भारत देश, है ना। तो आपसे यही विनती है कि आप सभी मिलके रहिए। देयर इज नथिंग लाइक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और कुछ भी ऐसा नहीं है। अब हम 6 फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स: राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है। अब हम इनको खोल के रख देंगे, ठीक है। ये था एक बेसिक ओवरव्यू हमारे अभी तक का फंडामेंटल राइट्स का, है ना। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, है ना, अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए सबसे पहला आता है दोस्तों आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 किसकी परिभाषा देता है? राज्य की परिभाषा देता है। राज्य मतलब क्या? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात? नहीं, ये हमारे राज्य नहीं होते हैं। हमारे संविधान के हिसाब से राज्य की परिभाषा कुछ और है। तो देखें क्या है राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा है गवर्नमेंट प्लस पार्लियामेंट प्लस यूनियन एग्जीक्यूटिव प्लस स्टेट लेजिस्लेचर। ये हमारे राज्य की परिभाषा है, किसके हिसाब से? हमारे संविधान के हिसाब से। गवर्नमेंट मतलब सरकार, जो अभी तत्कालीन सरकार है। पार्लियामेंट हमारा संसद, है ना। यूनियन एग्जीक्यूटिव, है ना। और स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के सारी एमएलए जितनी भी बॉडीज हैं वो सारी। फिर ऑल लोकल अथॉरिटीज, सारी लोकल अथॉरिटीज, जैसे कि हमारी पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत, नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटीज, है ना। और क्या? और ये सारी चीजें। अगला क्या आता है? स्टेचुटरी और नॉन स्टेचुटरी बॉडीज, है ना। जैसे कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, है ना। भेल, सार, भेल, और भी बहुत सारी बॉडीज। ये क्या होती है? हमारी आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन बताते हैं। जैसे कि LIC, अगर मैं LIC की बात करूं तो LIC क्या है? LIC का गठन कब हुआ था भाई? 1956 में हुआ था। LIC का गठन 1956 में हुआ रहा था। कब? जब सारी हमने इंश्योरेंस बॉडीज को मिला ली थी, तो 1956 में इसका रीऑर्गेनाइजेशन होता है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, ONGC। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 बहुत सिंपल है।
आर्टिकल 13 क्या कहता है? ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। आपकी हालत ये है ना, कुछ समझ में नहीं आया है ना, कहना क्या चाह रहा हूँ? देखिए मैं समझाता हूँ। आर्टिकल 13 कहता है भाई, कोई भी ऐसा कानून मत बनाओ जिससे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। गलती से तुमने अगर वायलेशन कर दिया फंडामेंटल राइट्स का, तो मैं तुमको नल इनवाइट कर दूंगा भाई, मतलब तुम्हारा निपटारा कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, है ना। तो देखिए, 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान बना। 26 जनवरी 1950 के पहले के लॉज को हम बोलते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। 26 जनवरी 1950 के लॉज को हम कहते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, है ना। तो ये इसमें क्या कहता है कि ये हमारा इनकंसिस्टेंट कौन हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट मतलब तत्काल प्रभाव से उसको खत्म कर दो, कंसिस्टेंट मतलब लगे रहो, इनकंसिस्टेंट मतलब रुक जाओ, है ना। तो इनकंसिस्टेंट कौन होगा? जो 26 जनवरी 1950 से पहले का अगर कोई ऐसा कानून है ना, जो अभी मतलब अभी सही नहीं है, संविधान बनने के बाद उसको अपन हटा देंगे तत्काल प्रभाव से। मान लीजिए ये एक कोई मॉड्यूल है, इसके काफी सारे क्लॉजेस क्लॉजेस हैं, क्लॉजेस। ये कई मान लीजिए एजुकेशनल राइट बिल, एजुकेशनल राइट्स बिल है ये। इसमें बताया कि एलिजिबिलिटी ये होगी एक बच्चे की, है ना। इसमें बताया कि क्वालिफिकेशन ये होगी। इसमें क्या बताया कि क्या एज लिमिट क्या होगी। चौथा क्लॉज क्या बोल दिया कि लड़के का रंग गोरा होना चाहिए। तो ये गलत बात है ना यार, कोई सही बात है ये? तो इस क्लॉज के चलते इस पूरे एजुकेशनल बिल राइट्स को डिलीट कर दिया गया, है ना। तो ये एक मैं एग्जांपल दे रहा था। तो ये कहता है आपका आर्टिकल 13, और भी आप काफी कुछ रिलेट कर सकते हैं इससे, ठीक है। और अगला आता है क्या, एक शब्द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की अगर आप बात करें तो जुडिशियल रिव्यू का हमें कहाँ से पता चलता है? आर्टिकल 13 से पता चलता है कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। और ये कहीं भी मेंशन नहीं है हमारे संविधान में, जुडिशियल रिव्यू शब्द हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है ना। तो आगे देखते हैं। मुझे आशा है कि आपको अनुच्छेद 13 समझ में आया होगा। इसी से लगा मिलता जुलता एक केस है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। कब का? 1973। कब का केस है भाई ये? 1973। तो देखिए, भारत देश आजाद हुआ, हो गया। पहले क्या होता था, अंग्रेजों के समय में एक जमींदारी सिस्टम चला करता था, है ना। तो क्या करते थे, कुछ लोगों के पास इतनी जमीन होती थी जितने आज शहर है ना, पहले के जमाने में कुछ लोगों के पास उतनी उतनी जमीन हुआ करती थी, है ना, हजार हजार एकड़, है ना, 100 एकड़ 200 एकड़ अच्छी। तो देश आज़ाद हुआ, कई सारे राज्य समझ गए कि अब ये हमें लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाना पड़ेगा, है ना। लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को लाना पड़ेगा ताकि हर एक एक आदमी के पास अच्छी बंधी हुई जमीन ना हो, हमें इस चीज़ को विभाजित करना पड़ेगा। लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया। उस समय क्या होता था, तो ये केरला में भी लागू किया गया। तो उस समय की बात थी जब देश आज़ाद हुआ था। केशवानंद भारती जी थे एक, ये मतलब आप मठ सुने होंगे, मठ क्या होते हैं। तो एक मठ था, उसके ये मठाधीश थे। मठाधीश मतलब गुरु होते हैं ये लोग। तो गुरु जी थे ये कौन? केशवानंद भारती। जैसे कि आप इनको देख सकते हैं, इनकी भी जमीन सरकार केरला की गवर्नमेंट एक्वायर कर ली थी। तो जब केरला सरकार ने इनकी ज़मीन को एक्वायर कर लिया, तो इन्होंने क्या कर दिया, याचिका लगा दी, पिटीशन लगा दी। कहाँ पे? केरला हाई कोर्ट में पिटीशन लगा दी। क्या बोला कि भाई ये लोग मेरी ज़मीन वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, मैं नहीं दूंगा, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। केरला हाई कोर्ट में उनकी याचिका डाली गई, केस चला, काफ़ी लंबा मुकदमा हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है, आखिरी में केशवानंद भारती जी केस हार जाते हैं। लेकिन केशवानंद भारती जी अभी भी हार नहीं माने, अभी कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पे इनने क्या बोला, मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है भाई, तो मुझे क्या करना है, मुझे आपके यहाँ पिटीशन डालना है। तो इनने पिटीशन डाली। अब क्या होता है, काफी लंबी बेंच बैठती है। कितने लोगों की बेंच बैठती है भाई? 13 जजेस बेंच, 13 जजेस की बेंच बैठती है, 13 जजों की बेंच बैठती है। अब ये बेंच क्या फैसला सुनाती है? काफी लंबा मुकदमा चला, और 7:6, 7:6 में क्या होता है, रिजल्ट आ जाता है। 7:6 में रिजल्ट आ गया। अब 7 लोग किसकी तरफ थे कि केशवानंद भारती जी गलत हैं, और 6 लोग क्या थे कि केशवानंद भारती जी सही हैं। तो लेकिन जीतेगा कौन? 7 वाला जीत गया, है ना। तो यहाँ भी क्या होता है, केशवानंद भारती जी की हार हो जाती है। अब यहाँ सरकार आगे चल के समझ गई कि भाई ये तो बड़ा लफड़ा है, देश में तो पूरे में हल्ला हो गया, है ना। कि यार पहले तो सरकार बोलती है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं करना है, और राइट टू प्रॉपर्टी नाम का एक फंडामेंटल राइट है, उसका तो इनने वायलेशन खुद कर दिया सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, जुडिशियरी ने, है ना। तो ऐसे में क्या होता है भाई, ऐसे में ये होता है कि सरकार ने आगे चल के एक डिसीजन लिया, हमारे
सरकार में कुछ अच्छे लोगों ने कि यार ये जो राइट टू प्रॉपर्टी नाम का कीड़ा है इसको डिलीट कर दो संविधान से, है ना। तो राइट टू प्रॉपर्टी को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत आगे चलकर किसकी, मुरारजी देसाई जी की सरकार में उसको डिलीट कर दिया जाता है। किसको, राइट टू प्रॉपर्टी को, जिसका जिक्र अनुच्छेद 19 सब क्लॉज एफ में भी था और आर्टिकल 31 में भी था। और अब क्या बोलते हैं, हमारा राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है। पहले ये क्या था, फंडामेंटल राइट था, ठीक है। तो अब ये क्या है, लीगल राइट है। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये था हमारा क्या, केशवानंद भारती जी का एक बेसिक ओवरव्यू केस का। इसमें संविधान ने ये कहा था कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं करना है। इसका कंक्लूजन ये है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, बेसिक स्ट्रक्चर होता है मूल ढांचों के साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी है ना। किसको, संसद वाले जो बैठ के नियम बनाते हैं ना, बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़खानी नहीं करना। अब ठीक है सौरभ भैया, बेसिक स्ट्रक्चर तो आप बता दिए, लेकिन होता क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर संविधान की कुछ बेसिक चीजें, जैसे फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, जुडिशियल रिव्यू, ये भी एक तरह का वो है क्या, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोच्च रखोगे। अगला क्या आता है, सोवरेंटी, है ना, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेचर और फेडरलिज्म, ये सारी किस में आते हैं, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो केशवानंद भारती केस में कही थी कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल हमारे संविधान का एक इंटीग्रल पार्ट है। अगला आता है अनुच्छेद 14। आर्टिकल 14 कहता है, क्या कहता है, राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार, है ना। तो इसमें क्या होता है, हमने कहाँ से लिया है ये देखते हैं। इसके दो एस्पेक्ट है, एक है इक्वेलिटी बिफोर लॉ और एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वेलिटी बिफोर लॉ हमने यूके से लिया है, यूनाइटेड किंगडम, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया है। तो जो ये हमारा क्या है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ है, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ये कोई मतलब, देखिए मैं अभी समझाऊंगा, वो आगे वाला क्या है, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या कहता है, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल बिफोर द लॉ, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल बिफोर द लॉ, कानून की नजर में सब सेम है, बूढ़े बच्चे गरीब अमीर रोडपति करोड़पति सब एक हैं। क्या ये सही बात है, भारत जैसे देश में नहीं। मुकेश अंबानी जी कमाते हैं लाखों करोड़ में, है ना, उनको टैक्स देना है उतना ही, और अपन कमाते हैं 1000 रुपए लाख रुपए में, तो अपन को भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा, नहीं। तो ये तो गलत बात हो रही है ना। तो क्या कह रहा है ये, देखिए यहाँ पे सरकमस्टेंसेस को नहीं देखा जा रहा है, हालातों को, यहाँ पे बोल दे रहा है कि तुम्हारे साथ भी वही होगा जो इसके साथ होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देखता हूँ। देखिए, ये एक बंदा है, ये जानबूझ के मर्डर कर रहा है किसी का, है ना। और ये एक बंदा है, गाड़ी चला रहा था मस्त, है ना, और इसके सामने कोई गलती से आ गया और वो ठुक गया। यहाँ पे मैंने आपके सामने दो केसेस कहे। पहला केस था कि ये जानबूझ के किया जा रहा है ना, और यहाँ पे क्या हो गया, गलती से हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे सजा इसको तो मिलेगी ही, इसका वो सजा मिलनी तय है। लेकिन इस भाई ने गलती तो करी यार, मानते कि ठोक दिया, भारत जैसे देश में यहाँ पे तो पॉर्श कार एक्सीडेंट में भी लेटर लिखवा के छोड़ देते हैं, तो ये तो भारत देश है ना। तो ऐसे लिखवा के, और तो यहाँ क्या होता है, इससे गलती हो गई, तो अब इसके लिए हमारे पास कौन सा संविधान है, इसके लिए हमारे पास है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि हमने यूएसए से लिया है। इक्वेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सरकमस्टेंसेस, पहले हम हालात देखेंगे कि हालात क्या थे, है ना, कि किस हालात में उससे वो हुआ, ह- जुल्म हुआ, है ना। तो लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, है ना। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसमें हम क्या फॉलो करते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। और इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसमें क्या चीज होती है, अच्छे से समझिएगा, इसमें होता है रूल ऑफ लॉ, मतलब रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है मेरे भाई, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है दैट लॉ इज सुप्रीम, लॉ से बढ़कर भारत देश में कुछ नहीं है ना। क्लियर हो गया, आर्टिकल 14 अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और अगला आता है अनुच्छेद 15। ये क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, है ना, भेदभाव मत करो भाई। कैसे, जैसे अक्षय कुमार कचड़ा सेठ जैसे अक्षय कुमार के साथ कर रहा है, क्या भेदभाव कर रहा है ना, गलत बात है, नहीं करना चाहिए। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स, इन 5 चीजों के आधार पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है किसी के साथ। नो प्रोहिबिशन ऑफ एनी सिटीजन ऑन पब्लिक प्लेस, वेल्स, होटल्स। यूपीएससी सीडीएस 2022 के दूसरे पेपर का पूछा गया सवाल है कि वेल्स
और होटल्स में अगर आपको नहीं जाने दे रहा है कोई, तो ये आपके किस अनुच्छेद का हनन कर रहा है सामने वाला? तो आप सीधा बोलो आर्टिकल 15 का हनन कर रहा है। किसने पढ़ाया? हमने पढ़ाया नहीं भाई, संविधान में लिखा हुआ ऐसा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में। और अगला, आपने आर्टिकल 15 एक मूवी देखी होगी, इसमें एक बहुत अच्छी बात इनने करी है, लेट्स बी इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली, भारतीय बनो भाई। जैसे कि मैंने वो अटल बिहारी वाजपेयी वाली बात कही थी। अगला आता है रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे दो बात करी जा रही है, एक ओबीसीज के लिए और एक करी जा रही है किसके लिए? ईडब्ल्यूएस, हमारे भाई लोगों के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ओबीसीज से मेरे को एक केस याद आ रहा है, बहुत फेमस केस था। क्या था? इंदिरा हाउनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992। इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस होता है 1992 में, जिसमें क्या कहा जाता है कि ओबीसी दैट इज अदर बैकवर्ड क्लास को 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। कितना प्रतिशत दिया जाएगा? 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा इन ऑल सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग आईआईटीज और आईएम्स, है ना। ये क्या था? हमारा ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन था। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, संशोधन किया गया था, उसके तहत इसको जोड़ा गया था। अगला आता है रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ईडब्ल्यूएस जो कि होते हैं हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनके लिए हमने रिजर्वेशन लाया। किस संशोधन के तहत? 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कब का? 2019 के समय आया था। और 10% रिजर्वेशन हम देते हैं किनको? ईडब्ल्यूएस भाई लोगों को, है ना। ये जनरल कैटेगरी का ही एक अंग होते हैं। अगला क्या आता है? आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सबको जॉब मिलेगी, आओ फॉर्म भरो जॉब ले जाओ। इतना सिंपल है? नहीं है। फॉर्म भरने का अधिकार सबको है। ये जरूरी नहीं है कि तुम जाके रोने लगो कि यार मैंने फॉर्म भरा है, मेरे को एक जॉब दो, मुझे भी पटवारी बनना है, मुझे भी बाबू बनना है। बाबू प्राइवेट नहीं, पर पब्लिक बाबू बनना है, सरकारी बाबू किसी का नहीं। ठीक है। तो ये होता है आर्टिकल 16। और आर्टिकल 16 किसके लिए कहता है? जॉब्स के लिए कहता है। और अगला आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना। आपको किसी के साथ छुआछूत नहीं करनी है भाई, है ना। गांधी जी ने कहा था इफ ह्यूमैनिटी लिव्स, इफ अनटचेबिलिटी लिव्स देन ह्यूमैनिटी मस्ट डाई। क्लियर है? ये किसने कहा था? बाबूजी ने। और अनटचेबिलिटी, हमारे संविधान में अनटचेबिलिटी नाम का कोई भी शब्द का जिक्र नहीं है। क्लियर हुआ? अगला क्या आता है? ये है हमारे बी आर अम्बेडकर जी। ये हमारे भारत देश के प्रथम लॉ मिनिस्टर हैं। इन्होंने मतलब किसके लिए? अनटचेबिलिटी से लड़ने के लिए पूरी अपनी जान लगा दी थी। यूके गए, पढ़े, बैरिस्टर बने, सब कुछ किए, है ना। अपनी कई सारी इन्होंने किताब लिखी, है ना ये। और यही था इनका योगदान, बहुत अच्छा योगदान दिया इन्होंने। अगला आता है अनुच्छेद 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, महाराजाओं के महाराजा ठाकुर अभय प्रताप सिंह आ रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। तो ये जो महाराजाओं के महाराजा लगा रहे हो, तो ये किसी और के साथ क्यों नहीं लगा रहे हो? और महाराजा के महाराजा ये अभय प्रताप सिंह के साथ ही इतना अच्छा क्यों लगा दियो? एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पर्सनल मत लीजिएगा। तो पहले के ज़माने में बहुत चला करता था, अंग्रेज लोग भारत देश को यूनाइट करने के लिए, तोड़ने के लिए हर चीज़ कर लिए थे। उन्होंने लोगों को उपाधियां भी, किसी को नाइटहुड का टाइटल देते थे, किसी को कुछ टाइटल दे देते थे, ताकि सामने वाला थोड़ा प्रिविलेज ले। अब जो अच्छे समझदार लोग हैं उसका वो मिसयूज नहीं करते थे, लेकिन जो मूर्ख लोग होते थे वो उसमें बड़ा खुश होते थे, यार मुझे उपाधि मिल गई है ना। तो ऐसे में क्या होता था कि ये जो टाइटल्स का यूज था, ये जब संविधान बन रहा था तो ये लोग समझ गए कि भाई लंका लग जाएगी अगर टाइटल्स हर किसी को देने लगे, है ना। महाराजाओं के महाराजा, मतलब एक से एक टाइटल देते थे पहले, है ना। और ये क्या कहता है? अगला क्या कहता है कि देखो 19, मैं देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, शायद आगे होगा। 1954 में क्या हमारे भारत देश पे शुरू किया जाता है? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, है ना। ये कन्फरिंग टाइटल्स, ये सारी चीज़ें शुरू करी गई लोगों को वो देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए शुरू करी थी। जैसे कि अब हम आगे देखेंगे, ये 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री अवार्ड शुरू किए। लेकिन क्या होता है, कुछ ही समय बाद सरकार समझ गई, कब? 1977 आते आते, कि इसका थोड़ा थोड़ा मिसयूज हो रहा है। तो मुरारजी देसाई जी की सरकार में, मुरारजी देसाई जी की सरकार 1977 में आती है, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार लुढ़क जाती है। तो जनता पार्टी गवर्नमेंट क्या कर देती है? डिनाउंस कर देती है, मतलब खत्म कर देती है। किस चीज़ को? हमारे इन सारे अवार्ड्स को, है ना। और फिर इसके बाद क्या होता है? क्या होता है कि एक बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980 होता है, जिसके तहत क्या बताया जाता है कि ये चारों अवार्ड्स उपाधि नहीं है, है ना।
ये क्या है? ये एक सम्मान है, ऑनर दिया जा रहा है भाई सामने वाले को। अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है, किसको? सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया है, लता मंगेशकर जी को दिया गया है, और अभी डिमांड उठ रही है किसको देने के लिए? हमारे प्यारे रतन टाटा जी को देने के लिए डिमांड उठ रही है। तो ये तो भाई सम्मान है, क्योंकि इन लोगों ने समाज में आके कुछ चेंजेस लाए, रिफॉर्म्स लाए, अच्छी चीजें लोगों को इम्पेक्ट किया, है ना? तो ये तो अच्छी बात है। तो ये है हमारा क्या, बालाजी राघवन का केस। तो इसके बाद क्या होता है? 1980, 1980 से अगेन स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे ये जो सारे अवार्ड्स थे फिर से देना शुरू कर दी हमारे भारत सरकार ने। एसएससी के बहुत सारे पेपरों में पूछा गया है ये वाला सवाल, है ना, कि अवार्ड्स कब से फिर वापस शुरू हो गए थे, और शुरू कब हुए थे पहली बार? तो 1954 में, और 1980 में फिर से वापस शुरू हो गए थे। बैन कब लगा था? 1977 में। अब हमारा आता है आर्टिकल 19। देखिए, आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम, किसका किसका अधिकार देता है? किसका अधिकार देता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, और इसको ही हम क्या कहते हैं? आज़ादी, है ना? क्या कहते हैं? आज़ादी। तो देखिए, आर्टिकल 19 को ही हम क्या कहते हैं? बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आर्टिकल 19 को ही हम क्या कहते हैं? बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। देखिए, आर्टिकल 19 को अब हम शुरू करते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार है भाई आपको। किस चीज का? बोलने का अधिकार है, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार है ना? तो ये जो आपका प्रेस, प्रेस आता है, अर्नब गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप, ये लोग दिन सुबह से लेकर रात तक बोलते रहते हैं ना, तो उनको ये अधिकार कौन दिया है? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1, है ना? ये क्या अधिकार दिया है? भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, और प्रेस और आरटीआई। आरटीआई क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई एक्ट कब आया था? 2005 में आया था। एक और अगर आपको याद रखना हो तो एक चीज और याद रखिएगा, फ्लैग होस्टिंग। फ्लैग होस्टिंग भी क्या है? हमारे एक राइट टू फ्रीडम में हमारे एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इसके लिए हमारे पास कौन सा केस लड़ा गया था? जिंदल केस हुआ था। जिंदल केस, जिंदल केस के तहत क्या हुआ था कि हमारा फ्लैग होस्टिंग को भी एक राइट टू फ्रीडम में जोड़ दिया गया था। अगला आता है राइट टू असेंबल पीसफुली, मतलब आओ, बात कर रहे हो, अब बात अच्छे लोग मिल रहे हैं तो असेंबल पीसफुली मिल लो, लेकिन इकट्ठा वगैरह लेके मत आना भाई, है ना? मतलब शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की भी स्वतंत्रता है आपके पास। अगला आता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब संघ बनाने का भी आपको वो है क्या? अधिकार है कि आओ संगठन बना लो, संगठन, है ना? तो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। अब इसी से आपको क्या याद करना है? राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। होती क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज? पहले मैं बताता हूँ कि इसको 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 के तहत संविधान में जोड़ा गया था। किसको? कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, है ना? ये क्या होती है कि जाओ अपना संगठन बना लो। ये कुछ सोसाइटीज होती हैं जो काम करती हैं समाज के लिए। अगला क्या आता है? राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जहां मन करे जाओ, घूम के आओ। केरला जाना है केरला जाओ, तमिलनाडु जाना तमिलनाडु जाओ, एमपी आओ, पचमढ़ी घूमो, कश्मीर जाओ, सब जगह जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आपको अधिकार मिल गया है तो गए मिलिट्री कैंट, आर्मी का छावनी, परिषद छावनी, और घूम घूम रहे हैं मस्त। मिलिट्री वाले आए, चार लपाड़े मारे, अलग कर दिए, और आप बोले कि सौरभ भैया तो पढ़ाए थे कि हमें घूमने का अधिकार है कहीं भी। तो मिलिट्री वाले बोलेंगे अरे गधे, एक बार अच्छे से उसको पढ़ लेता ना, उसमें एक चीज़ और लिखी है कि कुछ जगहों पे रिस्ट्रिक्शंस हैं जहाँ पे आप नहीं जा सकते हो, है ना? तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्या आता है भाई? राइट टू मूव फ्रीली हो गया। अब राइट टू रिसाइड एंड सेटल, अब आप घूम रहे हो, घूम रहे हो, अब कहीं लग रहा है कि अब रुक जाते हैं यार, तो आप क्या करोगे? रिसाइड करोगे, रुक जाओगे कहीं पे, है ना? और क्या करोगे? सेटल, मतलब निवास करने और बसने का अधिकार भी है आपके पास। अगला क्या आता है? राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, जो काम आपको अच्छा लगे वो कर लो। और देखिए, ये है A B C D E G, एफ कहाँ गया? एफ कहाँ गया? एफ ही तो था, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको हमने डिलीट कर दिया था। किससे? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से हमने डिलीट कर दिया था। किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई जी की सरकार थी। मोरारजी देसाई जी की सरकार में हमने कौन सा एनुअल प्लान वो लाया था? 5th 5 ईयर प्लान आया था, है ना? उसी समय रोलिंग प्लान आया था, मतलब वो 4 साल के लिए चला था वो वाला। याद कर लो भाई, है ना? रिकॉल करते चलो, अच्छा रहेगा। चलो, अगला क्या आता है? राइट टू फ्रीडम हो गया हमारा क्लियर, है ना? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब अगला आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20, एक मिनट। अब आता है आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20।
प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू सिटीजन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड अनजस्ट ट्रीटमेंट बाय द स्टेट। आर्टिकल 20, देखिए इसके तीन क्लॉजेस है। पहला क्लॉज है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दूसरा है नो डबल जियोपार्डी, और तीसरा क्या कहता है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो देखिए हम पहला समझते हैं क्या, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, ये चल रहा है 2015, ये चल रहा है 2025, एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे समझने की कोशिश करिएगा, मज़ा आ जाएगा। एक उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था कि एक बंदे के पास 3 महिला मित्र नहीं होंगी, ठीक है, उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था। 2025 आते आते एक ऐसा कानून आ गया, एक भाई साहब के पास सिर्फ एक महिला मित्र होंगी, ठीक है। अब ये एक भाई साहब थे, इनके पास अब 2025 आते आते सिर्फ एक महिला मित्र बची। एक दिन क्या हुआ, टीआई साहब आए, टीआई साहब ने इनको धर लिया और क्या बोले कि यार तुम्हारी 3 महिला मित्र कैसे हैं यार। तो वो बोलेगा नहीं वो तो पहले हुआ करती थी, अब नहीं है ना, वो पास्ट था मेरा। तो फिर क्या होता है, टीआई साहब बोलेगा मैं कुछ नहीं जानता, चलो जेल। ये बोलेगा सुनिए सर, मुझे भी मेरे अधिकार पता है। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 के तहत नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जब पहले कोई चीज़ का नियम नहीं था और उस समय मैंने वो क्राइम किया, तो उस चीज़ की सज़ा मुझे आज क्यों दे रहे हो आप। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब क्या होता है कि अपराध के समय का कानून, जब ये बंदा ये 3 लोगों को लेके घूम रहा था, तो उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था कि 3 लोग को नहीं लेके घूम सकते, लेकिन वो कानून अब बन चुका है ना, कि आप 3 लोगों को लेके नहीं घूम सकते हो, सिर्फ एक के साथ घूमोगे, क्योंकि मोदी जी के अच्छे दिन चल रहे हैं और महंगाई आ चुकी है ना। तो क्या होता है कि ये होता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, क्लियर हुआ। अगला आता है नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी मतलब होता है एक अपराध की एक ही सजा मिलेगी आपको, एक अपराध की एक ही सजा मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि एक थप्पड़ के बदले एक थप्पड़। अब आप रास्ते से निकले, आप पहले चोर थे मान लीजिए, आप किसी और को सोच लो, अपने दोस्त को, चोरी करते थे। एक दिन आप रास्ते से निकल रहे थे, टीआई साहब आए, आपको फिर धर लिए। टीआई साहब बोले चल 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 बैठ गाड़ी में, तेरे को जेल की सैर करवा के लाता हूँ। आप बोले अब मैं क्या किया, अब तो मैं छोड़ दिया ये सब चीज़ें। बोलते तू पहले करता था, याद कर। तो आप बोलोगे अरे यार सर क्यों दिमाग खा रहे हो यार बार बार, आपको मैं समझाया हूँ। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 में कहा गया है नो डबल जियोपार्डी। एक बार मैंने गलती कर ली, एक बार मेरे को सजा मिल गई, अब बार बार एक ही गलती की मेरे को दो दो बार सजा मत दो यार, है ना। तो ये क्या कहता है, नो डबल जियोपार्डी, मतलब एक गलती की एक ही सजा मिलेगी। अगला आता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब इसका मतलब देखिए, इसका मतलब होता है खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। टीआई साहब अब आपको फिर ले गए गाड़ी में बैठा के, चल जेल घुमा के लाता हूँ, ले गए, खूब लपाड़े मारे। बोलते हैं अगले दिन तू कोर्ट जाके बोल देना कि हाँ गलती तू ही ने की है। आप समझदार थे, आपने मुझसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी। कहाँ गए आप, कोर्ट गए। कोर्ट गए, आपने बोल दिया कि सर ये मेरे को जबरदस्ती बुलवा रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। अब टीआई साहब की अब लगेगी क्या तय। तो अब क्या होगा कि अब कोर्ट जज साहब बोलेंगे टीआई साहब आप आइए, है ना, आप खड़े होइए। आपने ऐसा क्यों बोला इससे कि तुम जबरदस्ती बोलोगे, है ना। तो यहाँ से क्या होता है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब पुलिस हो या कोई भी हो, किसी भी आदमी से जबरदस्ती नहीं करवा सकते कि तुम अपने खुद के गवाह बनो। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। किसी भी तरह के एविडेंस चाहिए होते हैं, वो एविडेंस कैसे हो सकते हैं, मतलब एविडेंस हो सकते हैं, किसी भी तरह का कैमरा होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए, किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ऑडियो होनी चाहिए, ऐसे तरह की, या फिर कोई साक्षात किसी ने देखा हो। अगला आता है अनुच्छेद 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। भारत देश का अगर मुझसे कोई पूछे कि कोई ऐसा अनुच्छेद आर्टिकल जो कि सबसे ज़्यादा ब्रॉड है, सबसे बड़ा है, जिसमें सबसे ज़्यादा संशोधन किए गए हों, जो आपकी लाइफ को सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करता हो, तो वो कौन सा संशोधन है, आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए ये क्या करता है, क्योंकि हमारी लाइफ को एनरिच करता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, बैकबोन ऑफ पार्ट 3 और पार्ट 4, है ना। पार्ट 3 और पार्ट 4 का हम इसको क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं। और प्रत्येक नागरिक के जीवन जीने और उसकी निजी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, ये कौन सा, अनुच्छेद 21। अगला क्या आता है, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। कहीं पढ़े हो प्रोसीजर established by law, आर्टिकल 14 याद कर लेना भाई एक बार, है ना। तो अब देखते हैं आर्टिकल 21 में क्या क्या दिया है, राइट टू प्रिवेसी। प्रिवेसी, चैटिंग कर रहे हो, कोई बाजू में देख रहा है, तुम लगा दोगे क्या अनुच्छेद 21 के प्रति तुम्हारा अगेंस्ट क्या हो रहा है, तुम्हारा वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट का, उसको भेज दोगे जेल कि मैं चैटिंग कर रहा था अपनी महिला मित्र से और बाजू वाला भाई मेरा देख रहा था, है ना। ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। और राइट टू स्लीप, राइट टू गो अब्रॉड, राइट टू गो अब्रॉड, विदेश जा सकते हो, बस क्या होना चाहिए आपके पास, पैसे होना चाहिए। राइट टू मैरी,
शादी भी कर सकते हो, बस क्या होना चाहिए, एक बंदी होनी चाहिए शादी करने के लिए। अगला क्या आता है, राइट टू शेल्टर। अच्छा मस्त, आपका भी मन करता होगा एंटीलिया में रहे, है ना, जो मुकेश अंबानी जी के पास है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, हमारे मतलब इतना क्लीन इन्वायरमेंट है, आप कभी दिल्ली होके आइए, आप खुश हो जाएंगे कि क्लीन इन्वायरमेंट होता क्या है। और इसी के तहत हमारे क्या मुझे इंदौर शहर याद आ रहा है। इंदौर शहर में क्या, इंदौर शहर को 7वीं बार फिर से 7वीं बार लगातार फर्स्ट क्लीनेस्ट सिटी का वो मिल रहा है अवार्ड, है ना, मतलब क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिल रहा है। उसके बाद आता है सूरत, फिर और भी शहर आते हैं। और इसी के तहत क्या, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना करी जाती है, कब, 2010 में। क्लियर है। जो आपके यहाँ कचरा गाड़ी चलती है, सब चलती है ना, तो ये भैया आर्टिकल 21 की वजह से चल रही है ना। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। अगला क्या आता है भाई, एक बहुत अच्छा कोट है ये, यू हैव नेवर लिव्ड अंटिल यू हैव ऑलमोस्ट डाइड, फॉर दोज हु हैव फॉट फॉर इट, लाइफ हैज अ फ्लेवर, द प्रोटेक्टेड शेल नेवर, द प्रोटेक्टेड शेल नेवर नो। बहुत अच्छी बात है ना। इसका मतलब है जो बंदा मौत को छू के आया है ना, वो जीवन की ज़्यादा वैल्यू करता है। और जो बंदे सिर्फ जिए जा रहे हैं, उनको लगता है जीवन कुछ नहीं है। लेकिन जो मौत को छू के आया है, उससे पूछो कि जीवन की क्या कीमत है। कभी डूब के देखना पानी में, बाद में बच भी जाना। अगला क्या आता है, अगला आता है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस 1950। ए के गोपालन 1950 की बात है, देश नया नया आज़ाद हुआ था। उस समय एक डिमांड उठने लगी कि हमको लिंग्विस्टिक स्टेट चाहिए, लिंग्विस्टिक स्टेट, भाषा के आधार पे स्टेट्स को डिवाइड कर दो। तो हमारे एक प्रसिद्ध ए के गोपालन जी थे। ए के गोपालन जी भी हमारे क्या कर रहे थे, अनशन कर रहे थे। ठीक है, सरकार ने बोला इनको धर लो, धर लो, लेकिन ऐसे मत धरना, उनको घर में ही उनके बंद कर दो। तो क्या होता है कि उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। तो इनका क्या होता है, इनका ईगो जाग जाता है, मेल ईगो। ये बोलते हैं कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है भाई। तो अब इनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ 21 का, और ये कहाँ चले गए, सीधे सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट जाके इनने क्या बोला, मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, इन लोग ने मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट निकला बहुत चंट हमारा उस समय का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, कहाँ कुछ किया आपका, आपको देखो घर पे रखा, हाउस अरेस्ट किया, क्या आपको किसी ने मारा, बोले नहीं मारा तो नहीं, क्या किसी ने हाथ लगाया, नहीं हाथ भी नहीं लगाया, क्या दिक्कत है फिर, किसी ने आपके साथ छुआछूत करी, नहीं करी, तो कैसे वायलेशन हो गया आपका फंडामेंटल राइट्स का। एक एक आप बोले कि बेटा पहना दिए तुम लोग मेरे को, हाँ। तो फिर क्या होता है कि लाइफ का मतलब होता है टू लिव अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। Supreme Court held that personal liberty means only the liberty relative to relating to person or body of the individual, है ना। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इफ यू आर हाउस अरेस्ट देन आल्सो यू आर अलाइव, आप जिंदा तो हो यार, कहाँ आपको मारा जा रहा है ना, घर के अंदर कह दो तब भी जिंदा हो। फिर अगला, इसमें क्या कहा, बहुत नैरो, उसने नैरो अप्रोच दी, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने नैरो डिसीजन दिया। अब एक ब्रॉड एक्सप्लेनेशन देता है कौन, सुप्रीम कोर्ट, हमारा राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का, किसमें, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 में। इसमें क्या होता है, मेनका गांधी जी का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है पासपोर्ट ऑफिसर के द्वारा, है ना, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर के द्वारा मेनका गांधी जी का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं तो क्या होता है, मेनका गांधी जी कहाँ चली जाती, सीधे सुप्रीम कोर्ट। मेनका गांधी जी कौन थी, इंदिरा गांधी जी की बहू थी। इंदिरा गांधी जी के बेटे थे कौन, दो, राजीव गांधी और नहीं, इंदिरा गांधी जी के बेटे कौन थे, संजय गांधी। संजय गांधी जी की वाइफ कौन थी, मेनका गांधी। और मेनका गांधी जी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। 1978 में किसकी सरकार चल रही थी, मोरारजी देसाई, जनता पार्टी, मतलब पूरी सरकार पलट चुकी थी, कांग्रेस की सरकार जा चुकी थी। तो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने इनका पासपोर्ट जब्त किया, बिना कुछ कारण बताए कि हम क्यों कर रहे हैं। तो इनका विदेश जाना बंद हो गया, है ना। तो अब क्या होता है, ये गई कहाँ, सीधे दौड़ के सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इनने पिटीशन लगा दी, किसकी, अगेंस्ट, कि इनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया है। फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि रीजनल ऑफिसर को बुलाओ, पासपोर्ट ऑफिसर को। वो आए, बोले क्या है भाई, क्यों इनका पासपोर्ट जब्त किए। बोलते सर ऊपर से आदेश आया है। ऊपर से कहाँ से आदेश आया है, आया है सर, अभी मैं बताऊं फिर तुम्हारा आदेश कहाँ से आया है। बोलता सर मैं अभी पासपोर्ट इशू करता हूँ। तो उसने तुरंत पासपोर्ट इशू किया और उनको पासपोर्ट मिल गया। तो वहीं से हमें क्या पता चलता है कि राइट टू लाइफ का मतलब बहुत बड़ा है भाई। राइट टू लाइफ का एक और बहुत अच्छा मतलब है कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, मतलब आपको डिग्निटी से भी जीना है, ये भी तो एक राइट टू लाइफ का मतलब है। और बेटर और ऑनरेबल लाइफ, आपको बेटर और ऑनरेबल, सम्मान पूर्वक भी जीना है, कोई आपका हनन नहीं करेगा। और राइट टू ट्रेवल अब्रॉड को आपने क्या, एक फंडामेंटल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 21, है ना। तो देखिए ये था हमारा कौन सा,
मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978। अगला आता है हमारा अनुच्छेद 21 सब क्लॉज ए, ये कहता है राइट टू एजुकेशन के बारे में। राइट टू एजुकेशन को हमारे संविधान में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जोड़ा गया था। और इसमें क्या कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ने का पूरा अधिकार दिया जाएगा। इसी से रिलेटेड हमारा एक डीपीएसपी भी है और एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है। डीपीएसपी क्या है? आर्टिकल 45 भी यही कहता है ना, पार्ट 4 में है। डीपीएसपी होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। ये क्या कहता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू 0 to 6, 6 साल तक के बच्चे को देंगे। और यहाँ क्या है, 6 से 14। एक बहुत अच्छी बात है, शिक्षा प्राप्त करके ही समाज में सुख समृद्धि की स्थापना की जा सकती है। और मैं हमेशा एम्फेसिस करता हूँ महिलाओं की पढ़ाई के लिए, है ना, क्योंकि वो पढ़ लेगी तो एक नहीं 2 परिवार पढ़ लेते हैं, है ना। तो ये क्या है, शिक्षा से बढ़कर कोई आभूषण नहीं है, और यह आभूषण जब नारी धारण करती है तो पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। तो सलाम है हमारी भारत देश की नारियों को। अगला क्या आता है, आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन। मतलब आपको क्या होता है कि जब कोई धर लेता है पुलिस वाला, है ना, तो आपके पास क्या क्या राइट्स है। आज मैं आपको बताता हूँ कि जब आपको पुलिस वाले टीआई साहब आके पकड़ लेते हैं या फिर कुछ होता है आपके साथ, तो आपके पास क्या क्या राइट्स हैं। तो आर्टिकल 22 में इसका व्याख्या दी गई है। प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, प्यूनिटिव डिटेंशन होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, आपने कहा कि मैं तेरा मर्डर कर दूंगा, बच के रहना, ऐसा मैं नहीं कह रहा, आप कहेंगे। तो ये क्या होगा, पुलिस वाले ने सुन लिया कान लगा के, तो वो बोलेगा चल चल जेल चल जेल चल, तो वो क्या कर लेगा, आपको जेल में डाल देगा। आप बोलेगा अबे मैंने तो कुछ किया भी नहीं, तो बोलेगा अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट हम आपको अंदर करते हैं। तो ये क्या था, आपने कुछ किया नहीं, बस पुलिस को ऐसा शक हुआ और उसने आपको अंदर कर दिया। अगला आता है प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है कि आपने बोला कि आपने कर ही दिया कुछ कांड और पुलिस अब आपको जेल में डाल दी, तो ये होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, है ना। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की मैक्सिमम सीमा क्या है, 3 महीने की है। 3 महीने तक के लिए आप किसी को जेल में बंद करके रख सकते हो शक के आधार पे। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या है, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उस बंदे को पेश करना होगा, है ना, और उसमें ट्रेवल का टाइम इंक्लूडेड होगा उस 24 घंटे में। तो ये क्या होता है, प्यूनिटिव डिटेंशन। अगला क्या आता है, अब आपको देखिए, आपने मान लीजिए कुछ कांड कर दिया, कर दिए, अब करते यार कांड, कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है, सुने होगे, कांड कर दिए। थोड़ा इस बार का बड़ा कांड था, पुलिस तक केस चला गया। तो क्या होता है कि पुलिस आती है, पुलिस आई, आप बोले कि हाँ भाई क्या हो गया, पुलिस ने आपको दिखाया क्या, अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट दिखा के पुलिस क्या करेगी, आपको पहले ले जाएगी घर से, कहाँ, जेल। ले गई जेल। अब 24 घंटे की आपको अपने पास वो क्या करती है, रिमांड में रखती है। 24 घंटे की रिमांड में अब आपको उसने मौका दिया पुलिस वाले ने कि अब आप अपने मन चाहे किसी को भी, लॉयर को बुला लो, जिसको बुलाना हो बुला सकते हो, अपने फैमिली मेंबर्स को बुला लो, लॉयर को बुला लो, किसी को भी बुला लो। तो आपने अपने वकील साहब को फ़ोन किया, ठीक है, वकील साहब आए, उनने क्या कर दिया, आपका कुछ भी बना दिया और आपको निकाल दिया जेल के बाहर। लेकिन अब क्या है, कल आपकी पेशी है, कहाँ पे, कोर्ट में। 24 घंटे के अंदर आपकी क्या होनी है, पेशी होनी है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ रही है, हमारे ये सारी चीज़ें हमारी आती है आर्टिकल 22 में आती है कि आपको 24 घंटे के अंदर पेश करना पड़ेगा पुलिस को, कहाँ पे, कोर्ट के सामने। दूसरा, आपको अपने मनपसंद का लॉयर रखने का वो है, क्या है, राइट है। आर्टिकल 39 सब क्लॉज ए क्या कहता है, फ्री एंड लीगल एड टू ऑल। मतलब अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आपके पास एक लॉयर रखने का पैसा हो, तो सरकार आपको एक वकील प्रोवाइड करेगी। और अगला क्या आता है, आगे देखिए, ये क्या है हमारा आर्टिकल 22, यहाँ पे क्लियर होता है। अगला आता है भाई, ये ऐसे टीआई साहब तोड़ते हैं। चलो अगला आता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। मतलब ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग मतलब होती है तस्करी। तस्करी किसकी, मानव तस्करी, है ना। एक होता है, कई सारी चीजें होती है। तो देखिए, ट्रैफिकिंग क्या होता है, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन, women एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स, प्लस इमोरल ट्रैफिक इन women एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, देवदासीज एंड स्लेवरी। सारी जितनी भी गंदी चीजें होती है ना, तो इसमें हो जाती है, ट्रैफिकिंग में इंक्लूड हो जाती है। तो हमको इसका प्रोहिबिशन करना है, कम कर देना है ना, बहुत गलत चीज़ है। अगला आता है भाई अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 किसके बारे में कहता है भाई, प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर इन एनी फैक्ट्री, है ना। मतलब क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना हमारे छोटे छोटे प्यारे से, इनको फैक्ट्री वगैरह में काम करने से रोकना है, इनको प्रोहिबिट करना है ना, क्योंकि ये जब पढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। अगला क्या आता है भाई, आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। मतलब आपको अपना धर्म चुनने का अधिकार है। आपका मन कर रहा है आपको हिंदू बनना है, बन जाओ, मुस्लिम बनना है बन जाओ, क्रिश्चियन बनना है बन जाओ, ईसाई बनना है बन जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा।
इट्स टोटली अप टू यू, है ना। ये अधिकार हमको कौन देता है? आर्टिकल 25। आज आपका मन कर रहा है जल चढ़ाने का, जल चढ़ा लो। आज आपका मन पड़ रहा है नमाज पढ़ने का, नमाज पढ़ लो। बाइबल पढ़ने का कर रहा है, बाइबल पढ़ लो। इट्स टोटली अप टू यू। सो आर्टिकल 25 क्या कहता है? इंडिविजुअली है ये, है ना, राइट टू रिलीजियन, है ना। ये जल चढ़ा रही है मैडम, ये भाई साहब कुरान पढ़ रहे हैं भाईजान। अगला आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या कहता है? राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजियस अफेयर्स आपको मैनेज करने का अधिकार देता है कौन? अनुच्छेद 26। राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। मतलब आज आपका मन कर रहा है कि मैं बिल्कुल हिंदू बन गया हूँ, कट्टर हिंदू, है ना, क्या बनाऊंगा मैं? मंदिर बनाऊंगा। तो आपको क्या बनाना है? मंदिर। लेकिन शर्त यह है अपनी ज़मीन में बनाना, किसी दूसरे का फंडामेंटल राइट वायलेट मत करना। और तीसरी बात है जाओ बना लो, इंजॉय करो, बोलो जय श्री राम, है ना। तो क्या हुआ? आपने मंदिर बना लिया। अब आपका मन कर रहा है, आज आप है मुस्लिम में, आपका मन कर रहा है मुझे कुरान वो बनानी है, मकबरा। आप जाओ मकबरा बना लो, कोई दिक्कत नहीं। आप सिख हो, एक और गोल्डन टेम्पल बना लो, कोई दिक्कत नहीं। बस आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए और आपको किसी को फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं करना है। ये कहता है आर्टिकल 26, है ना। रिलीजियस कम्युनिटी, प्रत्येक धार्मिक समुदाय, मतलब रिलीजियस कम्युनिटी को धार्मिक संस्थान, रिलीजियस इंस्टीट्यूट की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट रख रखाव जो भी होगा वो करने का अधिकार देता है कौन? अनुच्छेद 26। क्लियर है? अगला आता है अनुच्छेद 27, आर्टिकल 27। फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। मतलब आप, कोई बाध्य नहीं है कि भैया आपको टैक्स देना ही है, टैक्सेशन देना है ना। और सरकार भी उस पैसे का कुछ कहीं मिसयूज नहीं करेगी कि सिर्फ मंदिर में काम कर रही है, फिर सिर्फ मस्जिद में काम कर रही है। ये क्या कहता है? आर्टिकल 27। मतलब किसी व्यक्ति को कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जिसकी आय का उपयोग किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रख रखाव पर होने वाले खर्चों के भुगतान के लिए किया जाता है। तो ये है अनुच्छेद 27, ठीक है। और ये है, ये कोई तरीका है भीख मांगने का? आर्टिकल 28, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ये क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस क्या इंस्ट्रक्शंस। इसका बहुत एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारे कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं जो पूरा सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। मान लीजिए मैं जैसे पढ़ा हूँ केंद्रीय विद्यालय से, हमारे केंद्रीय विद्यालय में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाते हैं, है ना। ना बहुत ज़्यादा वो बाइज्ड नहीं होता है, ना तो हिंदू के प्रति, ना मुस्लिम के प्रति, ना क्रिश्चियन के प्रति। वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताता है, सभी को लेकर चलता है। लेकिन मान लीजिए कोई है गुरुकुल या फिर है कुछ मदरसा। गुरुकुल में आपको संस्कृति, वो सरस्वती जी का पाठ पढ़ाया जाएगा, और भी ऐसी दो तीन चीज़ें पढ़ाई जाएगी। और मदरसा में आपको कुरान पढ़ाया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आप इससे एक ये ओवरव्यू ले सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी संस्था के द्वारा चलती हैं, तो उस पर आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। लेकिन जो फुल्ली गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन होती हैं, उस पर आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल स्कूल, IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, इन सब जगहों पे ये पूरी सेंट्रली इंस्टीट्यूट वो है ना। इन सब चीज़ों पे आप नहीं दे सकते हो। अगला क्या आता है भाई? अगला आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज कौन होते हैं? जो कम होते हैं। माइनॉरिटी मतलब, मेजोरिटी क्या होता है? ज़्यादा। मेजोरिटी का एंटोनिम क्या होता है? माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब जो लोग कम संख्या में होते हैं। तो इनके प्रोटेक्शन की बात करता है आर्टिकल 29। Any section of the citizen residing in any part of India having a distinct language, script or culture of its own shall have right to conserve the same। मतलब ये कहता है कि भाई अगर आपकी कोई अच्छी लैंग्वेज है, प्यारी सी, कोई आपका कल्चर है, तो आप उसको रिजर्व कर लो, प्रिजर्व करके रखो, है ना। उसको आप बचा लो, हम आपको अच्छा सपोर्ट करेंगे। ये क्या कहता है? आर्टिकल 29। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग आउट ऑफ ऑन द रिलीजन ऑफ ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज। इन ग्राउंड्स के आधार पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी का एडमिशन लेने के लिए। अगला आता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कहते हैं? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसके पिछले वाला किसी एक इंडिविजुअल के लिए था, अब ये पूरा एक कम्युनिटी के लिए है कि माइनॉरिटीज के पास एक अधिकार है कि आप अपनी कोई भी इंस्टीट्यूशन बना सकते हो, है ना। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं अपनी चॉइस का, बिल्कुल अनुच्छेद 26 के जैसा। वो लोग मंदिर बना ले, सब कर लें, और ये लोग इंस्टीट्यूशन बना ले, ठीक है।
और अगला आता है, तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये फंडामेंटल राइट्स का सेशन समाप्त होता है। अभी रिट्स बचा है। रिट्स मैं एक अगले सेशन में लूँगा, कवर करूँगा। आर्टिकल 33, 34 और 35 बहुत सिंपल हैं, ये तीनों चीज़ें भी मैं समझा दूंगा। आर्टिकल 33 कहता है क्या, कि जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, रॉ, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो डिफेंस पर्सनल्स होते हैं, इन सभी लोगों के लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। मतलब इन लोगों के लिए ज़्यादा ये नहीं है कि तुम अपने डीपी लगाओ, बताओ कि मेरे पास कौन सी गन है, कार्बाइन है, AK-47, ये सब चीज़ें नहीं करना है ना। आर्टिकल 33 है ये। आर्टिकल 34 क्या कहता है कि जब मार्शल लॉ लगेगा ना देश में, तो आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट वो क्या हो जाएंगे, सस्पेंड होने लग जाएंगे। मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री रूल, है ना। और ये होता है आर्टिकल 34। अगला आता है आर्टिकल 35। इसमें क्या कहता है कि पार्लियामेंट रूल्स बना सकता है ना, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। और अब एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, द प्राइज इज़ नॉट द ट्रॉफी, द प्राइज इज़ हु यू बिकेम इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग इट। मुझे पता है यार, इतना लंबा लेक्चर लिया हूँ, पर ये वर्थ इट होगा, है ना। लास्ट वाले वीडियो में आप लोगों की आशीर्वाद से, आप लोगों की मदद से 15,000 के ऊपर व्यूज़ जा चुका है। आशा करता हूँ इस वाले में और अच्छा जाए, है ना। मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती है ना। ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस बहुत मैटर करती है। रिजल्ट से भी ज़्यादा हमारा प्रोसेस मैटर करता है। रिजल्ट तो बोलते हैं ना, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। ये वही सफ़र है, इसका मज़ा लेते रहिए। और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। इसी के साथ अब हम मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।